क्लास 12th के अर्थशास्त्र में आज हम लोग ग्रुप बी में पूर्ण रोजगार प्राप्त करने की मुख्य विधियों का वर्णन, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं और शिक्षा के 3 लाभ को जानेंगे। परीक्षा में पूछा है, यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से समझिए। और अगर आप अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन को दबा दें, क्योंकि उसी से आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी। पूर्ण रोजगार प्राप्त करने की मुख्य विधियों का वर्णन करें। तो पूर्ण रोजगार, जहाँ पर कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है, सभी को काम मिला रहता है, वो पूर्ण रोजगार का बिंदु कहलाता है। पुराने अर्थशास्त्री लोग का मानना था अगर सरकारी हस्तक्षेप ना हो तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार रहती है, मतलब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार। तो पूर्ण रोजगार प्राप्त करने की मुख्य विधियां निम्नलिखित है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मानते थे कि यदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए तथा अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए तो स्वयं व्यवस्थापी अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान रहती है। मतलब अगर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होगा। क्लासिकल अर्थशास्त्री इस धारणा के समर्थक थे कि अनैच्छिक बेरोजगारी की अनुपस्थिति ही पूर्ण रोजगार का घोतक है। अनैच्छिक बेरोजगारी मतलब अपनी इच्छा से बेरोजगार, आपको काम मिल रहा है लेकिन आप काम नहीं करना चाह रहे, तो उसको हम लोग अनैच्छिक बेरोजगारी कहेंगे। पीगू के अनुसार यदि मजदूरी में नगद कटौती की नीति अपनाई जाए तो बेरोजगारी दूर की जा सकती है। पीगू ने फॉर्मूला दिया N बराबर QY/W, जहाँ N है रोजगार की मात्रा, मतलब ये रोजगार को बताएगा, Q मजदूरी तथा वेतन के रूप में आयोजित राष्ट्रीय आय का भाग, और Y राष्ट्रीय आय, और जो W है वो है मजदूरी की दर। पीगू के अनुसार W को घटाकर N को बढ़ाया जा सकता है, मतलब मजदूरी की दर को अगर हम लोग कम कर देंगे तो हम लोग रोजगार को बढ़ा सकते हैं। पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए केन्स ने लचीली मजदूरी नीति के बदले लचीली मुद्रा नीति का समर्थन किया। अगला क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं बताएं। तो समष्टि अर्थशास्त्र जिसमें हम लोग संपूर्ण समाज का या बहुत बड़े इकाई का अध्ययन करते हैं, जैसे बेरोजगारी का अध्ययन करना, गरीबी का अध्ययन करना, निर्धनता का अध्ययन करना, ये सब समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो इसकी मुख्य विशेषता है, पहला है भूमि और पूंजी अथवा उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व होता है, पूंजी के एकत्रीकरण पर कोई सीमा नहीं है। दूसरा है उत्पादन लाभ अधिकतरीकरण के विचार से मार्गदर्शित होता है। उत्पादक सदैव वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करना पसंद करते हैं जिससे उन्हें अधिकतम संभव प्रतिफल प्राप्त होते हैं। मतलब उत्पादक वही वस्तु का उत्पादन करेगा जिससे उसे अधिकतम लाभ हो। बाजारी शक्तियों अथवा पूर्ति और मांग की शक्तियों की स्वतंत्र अंतर्क्रिया होती है। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आर्थिक एजेंट ऐसे निर्णय लेते हैं जिसके द्वारा उनके स्वहित की रक्षा एवं वृद्धि होती है। मतलब बाजार में मांग और पूर्ति की शक्ति कार्य करती है, मतलब मूल्य का जो निर्धारण होगा वो मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। साथ ही आर्थिक व्यवस्था को, मतलब एक तरह से एजेंट या दलाल, ये अपने हित में वृद्धि करते हैं। श्रम एक मजदूरी है जिसे एक कीमत के बदले में बेचा व खरीदा जाता है, वह कीमत मजदूरी दर है। मतलब श्रम एक वस्तु है जिसे एक कीमत के बदले में बेचा व खरीदा जा सकता है, मतलब श्रम को हम लोग खरीद बिक्री कर सकते हैं। सरकार का हस्तक्षेप कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा देश की सुरक्षा तक सीमित है, परंतु कई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्थिरता और सामाजिक न्याय के विकास समृद्धि सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार अर्थव्यवस्था में संसाधन आवंटन के संपूर्ण प्रतिमान को दिशा भी देती है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के 3 लाभ को बताएं। मतलब शिक्षा प्राप्त करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। यदि किसी देश की जनसंख्या उसके आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप है और उसके निवासी शिक्षित व कार्यदक्ष है तो निसंदेह अन्य बातों के समान रहने पर
उस देश का आर्थिक विकास अधिक होगा। मतलब जो देश पढ़ा लिखा, जिस देश में नागरिक ज़्यादा रहेंगे वो देश का अधिक विकास होगा। प्रोफेसर मिल्डर ने कहा है कि बहुत बड़ी जनसंख्या को निरक्षर छोड़कर राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम शुरू करने की बात मुझे निरर्थक मालूम पड़ती है। अगला है, आर्थिक पिछड़ापन दूर करने और प्रगति क्षमताएं व प्रोत्साहन उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि लोगों की ज्ञान व कुशलता में वृद्धि होना आवश्यक है। मतलब पढ़ा लिखा इंसान अपना और समाज सबका विकास कर सकता है। इसीलिए मिल्डर ने कहा है कि अगर राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं तो हम लोग निरक्षर व्यक्तियों को छोड़कर नहीं कर सकते। मतलब उन लोग को साक्षर करना होगा, तभी देश का विकास हो सकता है। तो इसको हम लोग देखें, और समझने में अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।